ओम नमः चंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल आज सफल लव मैरिज के जो लक्षण होते हैं वो हाथ में किस तरीके से हमें मालूम होने चाहिए, हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा जो विवाह लव मैरिज जो होने जा रही है ये सफल होगी अथवा असफल होगी। एक फैसला जीवन के लिए कष्टकारक हो जाता है, पूरे जीवन के लिए समस्याओं का कारण बनता है। इसलिए उस समस्या को उत्पन्न न होने दें, उसकी जांच कर लें और फिर फैसले करें। क्योंकि आज से 25-30 वर्ष पहले जो विवाह का जो तरीका था उसमें अरेंज मैरिज जो होती थी वो करीब 80% से 90% और 10 से 20% लव मैरिजेस हुआ करती थी। लेकिन आज ये आंकड़ा उल्टा हो गया है। ऐसी स्थितियों में विवाह सही रहे, क्योंकि जीवन के भर के लिए एक संबंध होता है। विवाह साल 2 साल का रिश्ता नहीं होता है। ये जब से विवाह होता है उसके बाद में जीवन पर्यंत या पूरे जीवन का एक रिश्ता होता है जो लंबे समय तक चलता है, जिसमें हमारा भविष्य, हमारा जनरेशन का लक्षण आता है और हम अपने जीवन को कैसे सुखद बनाएं, उन चीज़ों को हमें जान लेना अति आवश्यक है। वो लक्षण जो हाथ में बनते हैं उनको हम इस प्रकार से जांच कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हृदय रेखा। हृदय रेखा भावनाओं के लिए, विचारों के लिए और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए मानी जाती है। इसका हाथ में आना और उसकी स्थिति का आकलन करना अत्यंत आवश्यक होता है। ये मुख्य रूप से बुध पर्वत से निकलती हुई और आगे बढ़ती है। अगर ये बुध पर्वत से बढ़ती हुई और शनि की ओर मुड़ जाती है, शनि जो मध्यमा उंगली होती है इसके नीचे का हिस्सा शनि क्षेत्र कहलाता है। अगर हृदय रेखा शनि पर्वत के नीचे समाप्त हो जाती है तो ऐसे में माना जाता है कि ऐसे में जो विवाह के लिए आपका रिश्ता है वो एक स्वार्थपरक रिश्ता होगा, जिसमें कि कोई एक विशेष वजह से वो व्यक्ति आपसे शादी करना चाहता है। उसका लक्षण ये हो सकता है कि या तो वो धन संबंधी लालच है, या सिर्फ सौंदर्य के प्रति वो आकृष्ट है, या कोई अन्य वजह है जिससे वो आपको इतना चाहता है। उसकी कोई विशेष वजह, प्यार या विशेष जो भावनात्मक संबंध है उसमें कमी निश्चित रूप से देखी जाती है। लेकिन जैसे जैसे हृदय रेखा आगे बढ़ती है फिर इसकी दूसरी स्थिति आती है कि ये मध्यमा और तर्जनी के बीच पहुंच जाती है, और तर्जनी मध्यमा के बीच पहुंचने के बाद में ये द्विमुखी हो जाती है, दो मुंह में बट जाती है। ऐसी स्थिति सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है। ऐसे लोग भावनात्मक रूप से बहुत अच्छे होते हैं, वो किसी का अहित नहीं करते, उनके अंदर संवेदनाएं बहुत अधिक होती हैं और वो किसी भी व्यक्ति को अपने विचारों से, अपने कृत्यों से कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए ये जो स्थिति होती है ये सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है। इसमें ही अगर ये माना जाए कि जो बृहस्पति क्षेत्र अगर उच्च स्थिति में प्राप्त हो जाए, बृहस्पति उच्च स्थिति मतलब उसमें कोई भी ढलान न हो और अच्छी स्थिति प्राप्त करे, तो ऐसे में माना जाता है कि ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहता है और वो पति पत्नी जीवन पर्यंत अपने विचारों से, अपने भावनाओं से एक दूसरे को संतुष्ट करते रहते हैं। अगर इस स्थान पर जो बृहस्पति क्षेत्र है उस पर क्रॉस का चिन्ह बन जाए, चाहे वो मस्तिष्क रेखा से निकली रेखा से बने या आयु रेखा से निकली हुई रेखा से बने या स्वतंत्र रेखाओं से बने, ऐसे में भी माना जाता है कि ऐसे लोगों का जो बृहस्पति का क्षेत्र है वो एक अहम भूमिका निभाता है जीवन में, और निर्णय करने में, फैसले करने में, साथ देने में विवेक का इस्तेमाल करता है। विवेक जागृत रहता है ऐसे लोगों को हर स्थितियों में और वो निर्णय सोच समझ के करते हैं। इसलिए आपसी संबंधों में अगर थोड़ी सी तकरार भी होती है फिर भी वो एडजस्ट करने की क्षमता रखता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि अगर हृदय रेखा का थोड़ा सा और बढ़ना, आगे को बढ़ मान लिया जाए, इस तरीके से आ जाए, अगर खास तौर से बृहस्पति क्षेत्र पे आ जाए
और तर्जनी अंगुली के नीचे समाप्त होती है। ऐसे लोगों में भी प्यार करने की भावना बहुत अधिक होती है, सेंसिटिविटी बहुत अधिक बढ़ जाती है। जितना अधिक हार्ट लाइन बढ़ती जाएगी उतना ही भावनाएं प्रबल होती चली जाएंगी। ऐसे लोग भावनात्मक रूप से बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एक स्वभाव और भी होता है, थोड़ा सा शक्की होते हैं। वो हर उस व्यक्ति को जिसको वो प्यार करते हैं अपने आप ही प्यार करना चाहते हैं, किसी दूसरे से उसको बात करना भी उन्हें पसंद नहीं आता। इसलिए जो सर्वोत्तम रेखा जो मानी गई हाथ में है वो बृहस्पति पर समाप्त हो और 2 मुही हो जाए, साथ में ही क्रॉस बने। ये स्थिति सबसे बेहतर मानी जाती है लव मैरिज के लिए। ऐसे लक्षण हाथ में अगर हैं तो लव मैरिज की संभावनाएं बहुत अधिक बनती हैं। अब इसके अतिरिक्त हम मस्तिष्क रेखा का अध्ययन करते हैं। मस्तिष्क रेखा मुख्य रूप से आयु रेखा से लिपटी हुई चलती है और पीछे की तरफ मंगल क्षेत्र पर समाप्त होती है। ये मंगल क्षेत्र है, ये चंद्र क्षेत्र है। अगर मंगल क्षेत्र पर समाप्त होती है तो ऐसे जातक जो होते हैं वो निर्णय करने की क्षमता उनकी तेज होती है, तीव्र गति से निर्णय करते हैं। और अगर ये जो गैप है बीच में, इसके बीच में थोड़ा सा अंतर आ जाता है तो ऐसे लोगों का विवेक और मस्तिष्क की जो क्षमता है वो बहुत बढ़ जाती है। ऐसे लोग डिसीजन करने में बहुत कम समय लेते हैं और जो फैसला करते हैं वो स्थायी रूप से लेते हैं फैसला। अगर बीच में मस्तिष्क का खुलापन है लेकिन कम खुलापन है, उसकी जो डिस्टेंस है ये कम है, तो ऐसी स्थितियों में फैसले जो होते हैं वो निर्णय जो होते हैं वो बिल्कुल सटीक होते हैं, उसमें त्रुटि की संभावना कम रहती है। अगर ये लाइन स्वतंत्र होते हुए किसी अन्य रेखाओं से मिल जाती है तो इसमें ये माना जाता है कि ऐसे लोग बढ़िया मैनेजमेंट करना जानते हैं और उनको नौकरी की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। ऐसे लोग सरकारी सेवाओं में या खुद के कार्य में होते हैं तो वहाँ पर भी अपने बौद्धिक स्तर के से लाभ उठाकर अपने व्यवसाय को या नौकरी के क्षेत्र में एक सफल व्यक्तित्व बन के निखरते हैं। साथ ही साथ इसमें ये रेखा मिल जाने पर ऐसा माना जाता है कि ऐसे जातक जो होते हैं वो अपने विचार तो स्वतंत्र रखते हैं, लेकिन अपने साथी की यानी अपने पति की या पत्नी की बात को भी अहमियत देते हैं और उसको भी महत्व देते हुए तब निर्णय करने का अपना अंतिम निर्णय करते हैं। ये बहुत अच्छा योग माना जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर इन दोनों रेखाओं के बहुत बीच में बहुत अंतर आ जाता है तो ये जो स्थिति होती है ये स्वतंत्र विचारधारा का लक्षण बताती है। स्वतंत्र विचारधारा में स्वच्छंदता शब्द कहा जाता है। स्वच्छंदता का अर्थ होता है कि अपना ही निर्णय सर्वोपरि मानना और दूसरे के निर्णय को अहमियत न देना। ऐसे में माना जाता है कि ऐसे जातक जो होते हैं वो अपना निर्णय अंतिम रखते हैं। इस वजह से उनके विचारों में कभी न कभी आपस में तनाव जरूर आता है और ये विग्रह का कारण भी बनता है। साथ ही साथ अगर मस्तिष्क रेखा 2 मुही हो गई है और एक मुंह उसका चंद्रमा की तरफ खुल गया है और दूसरा मंगल की तरफ, तो ऐसे लोग भी विचारों से अच्छे होते हैं और ऐसे लोगों की संतान शीघ्र होती है। ये भी एक लक्षण होता है। अगर मस्तिष्क रेखा 2 मुही हो गई है तो संतान का लक्षण जल्दी बनता है। साथ ही साथ आय के एक से अधिक स्रोत होते हैं और उनके जो विचार होते हैं उसमें प्लानिंग्स के साथ में उसको पूरा करने का हौसला भी होता है। दोनों चीज़ें इस लक्षण के अंतर्गत आती हैं और ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन सफल वैवाहिक जीवन के अंतर्गत माना जाता है। साथ ही साथ जो अनामिका उंगली होती है और ये तर्जनी उंगली है, इनकी लंबाई अगर बराबर है तो भी लव मैरिज के लक्षण बनते हैं और ये लक्षण आए और साथ में ये उंगलियां बराबर हों तो भी लव मैरिज के लक्षण बनते हैं। अगर ये उंगली लंबी हो जाए, इसको अनामिका उंगली कहते हैं, ये उंगली अगर लंबी हो जाए और तर्जनी उंगली छोटी रहे और बाकी लक्षण ऐसे हों तो ऐसे लोग इंटरकास्ट मैरिजेस करते हैं। ये लक्षण उन लोगों के हाथ में पाया जाता है क्योंकि वो लोग
अपने स्वभाव से जिद्दी होते हैं और अपने कार्य को करने में किसी भी प्रकार का दखल बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो परिवार का हो, चाहे किसी का हो, माँ बाप का हो, किसी का भी हो, वो दखल नहीं बर्दाश्त करते और जो चीज़ उन्हें पसंद आती है उसी को अंतिम निर्णय के रूप में मानते हैं। इसलिए अगर अनामिका अंगुली लंबी है तो ऐसी स्थितियों में इंटरकास्ट मैरिजेस की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ में हम और भी चीज़ों का विवाह रेखा का मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। विवाह रेखा जो होती है वो बुध पर्वत पर निकलती है और एक सीधी सी रेखा के रूप में आती है और उसकी हम गणना करना बता चुके हैं कि मध्य की स्थिति में 25 वर्ष, मध्य से नीचे 22, 18 ऐसे चलेंगे और ऊपर की स्थिति में 30, 32, 34, 36, 38 ऐसे चलेंगे। तो ऐसी स्थिति होने पर अगर कोई लाइन स्पष्ट है और हल्की सी झुकी है, बहुत हल्की सी, ज़्यादा नहीं, हल्की सी झुकाव लिए हुए है, तो ऐसे में माना जाता है कि ऐसे लोग किसी के प्रति आकृष्ट होते हैं और वो आकर्षण अन्य रेखाओं के मिलान से बनता हुआ वो लव मैरिज का कारण बनता है। इसके साथ ही साथ अगर कुछ अन्य रेखाएं पैरेलल चल रही हैं और हृदय रेखा से कुछ छोटी छोटी रेखाएं नीचे को फट रही हैं, तो ऐसे में माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही लविंग नेचर का होता है, वो हर एक व्यक्ति से प्यार करना चाहता है, वो कई के अफेयर्स उसके चलते हैं, लेकिन जो लाइन लंबी होती है उसमें उसी व्यक्ति से विवाह उसका होता है, ये देखा जाता है। और ऐसी स्थितियों में अगर हम साथ में विवाह रेखा के लाइंस में अगर नीचे एक उसकी ब्रांच बन गई है जो कि इसको आधार प्रदान कर रही है, तो भी ये लव मैरिज का एक लक्षण बनाता है, जिसमें इस तरीके से कोई ब्रांच ऐसे निकलकर इसको एक आधार दे रही है। इस तरीके से ये जो बनाया है हमने फिगर, ये आकृति अगर बनती आती है तो इसमें ये माना जाता है कि ऐसे विवाह टिकाऊ होते हैं जिनका आधार मजबूत है और वो लंबे समय तक उनमें तालमेल बना रहता है। इसके अतिरिक्त जो हमने देखा, हृदय रेखा की जो शाखायुक्त होना और सूर्य रेखा पर भी एक अगर रेखा आती है इस तरीके से जिसका आधार नीचे से दिया हुआ है, तो ऐसे में फिर लव मैरिज के योग बनते हैं, क्योंकि ऐसे लोग सूर्य की उच्चता की वजह से फैसले करने में सही होते हैं, अडिग होते हैं और उनका मस्तिष्क क्रियाशील होता है। ऐसे लोग प्रतिष्ठावान होते हैं और अपनी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए निर्णय करते हैं और निर्णय करने के बाद में बदलते नहीं। साथ ही साथ अब हम अध्ययन करेंगे चंद्र और शुक्र क्षेत्र का। शुक्र क्षेत्र, ये क्षेत्र जो होता है वो शुक्र क्षेत्र माना जाता है। जो अंगूठे का नीचे का हिस्सा है वो शुक्र क्षेत्र माना जाता है और शुक्र क्षेत्र जब उच्च का हो जाए और हथेली में लालपन आ जाए, गुलाबीपन आ जाए, तो ऐसे में माना जाता है कि ऐसे लोग बहुत भावनात्मक तेज होते हैं। शुक्र उच्च होने पर उनकी जो भावनाएं हैं वो दूसरों के प्रति अच्छी होने के साथ में वो अपनी बात को कहने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि अगर शुक्र उच्च हो जाता है तो ऐसे लोग थोड़ा जल्दबाज हो जाते हैं और अपनी बात को जल्दी से कह देते हैं जो उन्हें पसंद आता है। तो ये भी एक अच्छा लक्षण होता है जिसमें समय नहीं खराब होता और एक दूसरे को लाइक करते हैं, तो वो एक दूसरे को अपनी बात को शेयर भी करते हैं। तो शुक्र का उच्च होना विवाह में, लव मैरिज में एक लक्षण है, क्योंकि इसके उच्च होने से ही व्यक्ति के अंदर सौंदर्य और सौंदर्य के प्रति लगाव, ये लक्षण प्रतीत होते हैं। इनका होना शुक्र का लक्षण उच्च होने का एक विशेष लक्षण माना जाता है। साथ में चंद्र अगर उच्च है तो चंद्र का कार्य होता है विचारों का बढ़ना। जब चंद्र उच्च होगा, यानी जैसे पूर्णिमा और अमावस्या, जब पूर्णिमा होती है तो हम देखते हैं कि पूरी रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है। ऐसे ही चंद्र अगर उच्च का होगा और क्लियर होगा तो ऐसे लोग पॉजिटिविटी में रहते हैं, उनका विचार जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है और वो सोचने के साथ में एक प्लानिंग भी बनाते हैं, योजना बनाते हैं और उसके तहत कार्य करते हैं। इसके साथ में चंद्र का अब मुख्य चीज़ आती है कि अगर ये सब चीज़ें हैं तो भाग्य भी होगा। तो भाग्य रेखा का अगर उदय नीचे से होता है या किसी क्षेत्र से होता है, भाग्य रेखा वो होती है
जो कहीं से निकलकर, किसी क्षेत्र से निकलकर और शनि पर्वत पर पहुँचे। शनि पर्वत पर पहुँचने पर ही उसको भाग्य रेखा का नाम दिया जाएगा। अगर बीच में वो ब्रेक हो जाती है तो भाग्य रेखा को पूर्ण नहीं माना जाता। ऐसी स्थितियों में भाग्य रेखा का उदय हो, चाहे वो मणिबंध से हो या लाइफलाइन से हो, कहीं से हो, यहाँ से हो, तब भी इसको हम भाग्य रेखा ही कहेंगे। अगर इसके साथ में कोई चंद्र रेखा आकर मिल जाती है तो ये उसके भाग्य में एक स्त्री पक्ष से सफलता या लगाव का एक संकेत होता है, या विवाह के बाद में किसी विशेष भाग्योदय का लक्षण भी बताता है। ऐसे लोगों के हाथ में अगर ये लाइन है, चंद्र के और भाग्य रेखा का मिलन होता हुआ अपने निश्चित स्थान यानी शनि पर्वत पर पहुंचती है, तो ऐसे लोग लव मैरिज की संभावनाएं बनाते हैं। इसके साथ ही साथ हम अन्य ग्रहों को भी देखते हैं, जिसमें मंगल का भी होना आवश्यक है। मंगल रेखा आना हाथ में इन सब के साथ में एक कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। ऐसे लोग निर्णय करने की विशेष क्षमता रखते हैं और वो लोग अपने जीवन में सफल होते हैं, क्योंकि उनको चल अचल संपत्तियों का भी साथ मिलता है और साथ में इस लाइन का मिलना पैतृक संपत्ति का भी सहयोग मिलता है और परिवार से भी ऐसे लोगों को सहयोग मिलता है। यानी ऐसे लोगों की लव अरेंज्ड मैरिज होती है। ये बहुत अच्छा लक्षण माना जाता है किसी के हाथ में इस तरीके का लक्षण आना। इसके अलावा और हम कुछ चीज़ें देखते हैं, जो अंगूठे में कभी कभी यहाँ पे गांठ सी बन जाती है या उठ सा जाता है, इस तरीके से ये लक्षण अगर आ जाता है तो ऐसे और भी लक्षण मिल रहे हैं, और ये लक्षण अगर आ जाता है तो ऐसे जो जातक होते हैं वो जिद्दी स्वभाव के होते हैं और जिद के कारण ही वो अपना विवाह निश्चित करते हैं, और जिस शख्स के साथ में, जिस व्यक्ति के साथ में वो अपना विवाह का निर्णय लेते हैं उस पर अडिग रहते हैं, बदलते नहीं। ये लक्षण एक विशेष इसमें माना जाता है, लेकिन इसकी अधिक उच्चता व्यक्ति को आक्रामक बना देती है, गुस्सैल बना देती है। ये अगर अधिक लंबा हो जाए, अधिक ऊंचा हो जाए, अंगूठे के पास में जो गांठ होती है, तो अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो ऐसे लोग बहुत आक्रामक स्वभाव के होते हैं, उनका जीवन भविष्य में अच्छा नहीं बीतता। साथ ही साथ इन सब लाइनों के साथ में एक और भी चीज़ बताएंगे कि जब मस्तिष्क रेखा ढलवा होकर नीचे को गिरने लगे, यानी पूरी लाइन चंद्र क्षेत्र पर आ जाए, ऐसे लोग मस्तिष्क से यानी विचारों से स्थिर नहीं होते और ऐसे लोग सफल वैवाहिक जीवन व्यतीत नहीं कर पाते। अब जो चीज़ें आपको हमने बताई हैं, इसके साथ में कुछ आपको सुझाव भी देना चाहता हूँ। सुझाव देने का अर्थ ये है कि आज जो लव मैरिजेज़ हो रही हैं और आज से 25 वर्ष पहले जो हमने बताया कि अरेंज मैरिजेज़ का बहुत अधिक चलन था, उसमें हमारे जो गार्जियन थे यानी जो पेरेंट्स थे, वो कुछ चीज़ों को देखते थे। जिसमें नंबर 1 थी पारिवारिक पृष्ठभूमि, कि जिससे हम विवाह करने जा रहे हैं उसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसके घर के लोग कैसे हैं और उसके घर का सामाजिक स्तर क्या है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा क्या है, और उसके साथ में प्रतिष्ठा के साथ में उसका रहन सहन और खान पान, इन चीज़ों को हम लोग बहुत अधिक महत्व देते थे और वो पेरेंट्स उनको सबको लक्षणों को देखकर उसके बाद में तीसरी चीज़ देखते थे, वर वधू का शारीरिक एवं वैचारिक तालमेल। ये नंबर 4 पे आता था। इसको देखते थे कि दोनों बच्चों में जिनकी शादियां करने जा रहे हैं उनके तालमेल बन रहे हैं, उनका शारीरिक बनावट और कद, लंबाई, चौड़ाई, शारीरिक बनावट के हिसाब से तालमेल बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। इसके बाद में अंतिम जो चीज़ होती थी वो थी एक दूसरे का सौंदर्य, खूबसूरती कैसी बनेगी, ये देखा जाता था। आज के जो लव मैरिजेज में चल रहा है प्रक्रिया, उसमें हम इन चीज़ों को दरकिनार कर देते हैं, इनका ध्यान नहीं रखते और मुख्य फोकस कर देते हैं सौंदर्य पर, एक दूसरे को पसंद कर बैठते हैं और कभी कभी छोटी सी पसंद फ़ोन के माध्यम से, अन्य जो इसमें तरीके हैं फ़ोन के, उसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जब सच्चाई मालूम होती है तब दूर हटना चाहते हैं और फिर दूर नहीं हट पाते। ऐसे में कभी कभी गलत लोगों के हाथ में फंस जाते हैं, गलत संबंध हो जाते हैं और वो संबंध उनको कभी कभी जानलेवा भी होते हैं। इसलिए हमारा सुझाव है कि जो हमारे पेरेंट्स पहले जो निर्णय लेते थे
वो अपने अनुभव के आधार पर लेते थे, जो गलत नहीं है। और उन अनुभवों के आधार पर अगर हम अपने जीवन को सँवारने का कोशिश करें, जैसे हम अपने करियर बनाते हैं, ऐसे करियर के तरीके से ही हम अपनी शादी या मैरिज लाइफ़ को भी बनाएँ। उसके लिए हमें आवश्यक है इन सभी बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। इन सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद अंतिम बिंदु जो है, इसको सोचना चाहिए। उसके बाद में ही लव मैरिज का अपना निर्णय करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हाथ में जो संकेत बताए हैं, अगर आप उनको भी परिचित हो जाते हैं अपने जीवन साथी को बनाने से पहले, तो शायद आपके जीवन में आने वाली समस्याओं की संभावनाएँ कम होगी और आपका जीवन सुखद बीतेगा। हमारी शुभकामनाएँ। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और परिवार के साथ शेयर करिए। थैंक्स।